अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 5 है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी एक बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से थोड़े आते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से काफी आ सकते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर का पहला पोर्शन जो वर्क है उसको स्टार्ट करना है। वर्क क्या होता है उसको हमने पढ़ना है, फिर वर्क की एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, उसके स्पेशल केसेस को हमने डिस्कस करना है। तो हम वर्क क्या होता है पहले इस चीज को जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पे डेली लाइफ में वर्क कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। जैसे मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूं तो आमतौर पे इसको भी वर्क कहा जाएगा। कोई बंदा किसी और ऑफिस में जा रहा है तो उसको भी आप कहेंगे कि वो बंदा काम पे गया हुआ है। कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, वो भी काम पे है। कोई बंदा ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, वो भी उसका काम कंसिडर होता है। लेकिन फिजिक्स में वर्क तभी हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे एंड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो, देन आप कह सकते हैं कि इस बॉडी पे काम हुआ है। तो अब फिजिक्स में वर्क क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। पहली डेफिनेशन, मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं। पहली डेफिनेशन कुछ इस तरह से, वर्क इज मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफर है। कब? जब फोर्स लगाई जाए और फोर्स की वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कॉजिंग इट टू मूव। फोर्स क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को मूव कराएगी। तो ये जो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर है, इसका नाम आप इसको आप क्या नाम देंगे? वर्क कहेंगे। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिसमें आप वर्क को डिफाइन करते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं वर्क को अगर आप W से डिनोट करो, फोर्स को F से डिनोट करो और डिस्प्लेसमेंट को D से, तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि जब भी डॉट को हटाते हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम आता है। तो ये आपके पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म है वर्क की। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि वर्क कब होगा। मैंने कहा है कि कंसिडर अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है, कॉजिंग इट टू मूव बाय सम डिस्प्लेसमेंट डी। किसी बॉडी पे फोर्स एफ लग रही है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कोई डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रहा है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा एज शोन इन फिगर। लेट्स सपोज इधर को आपके पास फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, उसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा एज शोन इन फिगर। अब देखें कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके साथ लेट्स सपोज हम कुछ इस तरह के केस ले लेते हैं कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने एक रस्सी यहां से बांधी हुई है और उस रस्सी पे आप इधर को फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। इस ऑब्जेक्ट में कुछ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब देखें, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के दरमियान में एक एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस यहाँ पे मैंने फिगर में बताया हुआ कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो उनके दरमियान में एंगल थीटा बन रहा है। अब हम अगर फोर्स को रिजॉल्व कर लें, क्योंकि देखें फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। रेजोल्यूशन का तरीका आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा कि आपने अगर फोर्स को रिजॉल्व करना है तो इसके फोर्स के हेड से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन सेकंड वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा बन रहा होगा। तो ये आपके पास फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको आप एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एफ एक्स
आपको पता है बाय डेफिनेशन f cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है और fy आपके पास f sin ऑफ थीटा के इक्वल हो जाता है। तो मैंने ये बात यहां पे लिखी है, बाय रिजॉल्विंग फोर्स इनटू कंपोनेंट्स वी गेट fx इज इक्वल टू f cos थीटा एंड fy इज इक्वल टू f sin ऑफ थीटा। अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो f cos ऑफ थीटा है। इट्स मीन जो फोर्स वर्क के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, f cos ऑफ थीटा है। तो वी कैन से दैट फ्रॉम फिगर वी सी दैट f x is equal to f cos of theta is along the displacement by definition of scalar product। फोर्स f cos of theta क्या है, along the displacement है। अब स्केलर प्रोडक्ट आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, या उसको आप कैसे आप फिजिकली उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे बता सकते हैं जी। तो स्केलर प्रोडक्ट इक्वल होता है किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ अदर कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट ऑफ, या चलें कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है जी, d है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर की जगह मैंने d लिखा। अब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट देखना है, तो ये देखें इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये आपके पास fx एक्ट कर रहा है, तो दूसरा जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो क्या है, fx है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं fx या f cos ऑफ थीटा। fx क्या है, f cos थीटा के इक्वल। तो वर्क डन f डॉट d के इक्वल है और बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो देखें ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट वेक्टर हो गया, दूसरे वेक्टर का जो x कंपोनेंट f cos ऑफ थीटा हो गया। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर सकते हैं, ये f d cos थीटा या d f cos ऑफ थीटा इसको लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या हुआ, f d cos ऑफ थीटा या d f cos ऑफ थीटा के इक्वल होगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। वर्क के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, क्यों, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन तो होनी नहीं है। अब अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि वर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वर्क कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर d cos ऑफ थीटा को हम कांस्टेंट ले लें तो वी कैन से दैट ओके वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर if d cos of theta is equal to some constant, ठीक है, d cos of theta क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, देन आपके पास वर्क फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा वर्क होगा अगर d cos of theta कांस्टेंट है तो। अब दूसरी जो चीज, जिस चीज पे वर्क डिपेंड कर सकता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। आप यहां से देख लें, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, आप देख सकते हैं अगर f cos ऑफ थीटा इज कांस्टेंट, इफ f cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ये अगर कांस्टेंट रहता है, क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, f cos ऑफ थीटा कांस्टेंट रहता है, देन you can say कि work is directly proportional to displacement। अगर फोर्स कांस्टेंट रह रही है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रह रहा है, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। थर्ड, यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos ऑफ थीटा के। अगर एफ डी कांस्टेंट है तो वर्क डन वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos ऑफ थीटा इफ डी या एफ डी इज कांस्टेंट, fd is equal to constant, then you can say that कि work is directly proportional to cos of theta, कि जितना ज्यादा cos of theta की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वर्क होना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वर्क डन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है।
फोर्स की मैग्नीट्यूड पे, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पे और एंगल थीटा या फिर कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस तीसरे पार्ट को ज्यादा डिटेल से देखेंगे। उसके लिए मैं बोर्ड को यहां से रेज कर लेता हूं। स्पेशल केसेस। नंबर 1, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन होंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, देन आपके पास वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इमेजिन आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपने फोर्स लगाई और इस डायरेक्शन में ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट डी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये पैरेलल वेक्टर बन रहे हैं। तो आपके पास जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस वर्क इक्वल होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहां पे देखिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पे आप 0 डिग्री पुट कर लो, तो ये हो जाएगा एफ डी कॉज ऑफ 0 एंड कॉज 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो वर्क डन आपके पास इक्वल होगा एफ डी के एंड कॉज 0 1 वैल्यू दे देता है। वर्क इज इक्वल टू एफ डी एंड दिस इज मैक्सिमम वर्क। ये क्या है आपके पास? मैक्सिमम वर्क है। तो आप कह सकते हैं कि वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो ये आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। इसकी वजह क्या है पता है? कॉज मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है और वो कब देता है? जब आपके पास एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। तो यहां पे देखें एंगल 0 डिग्री, कॉज ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दी। अब वर्क क्या हो गया? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, जो कि मैक्सिमम वर्क है। अब ये सिचुएशन थी जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, उनके डायरेक्शन, उनका जो एंगल थीटा था वो आपके पास 0 डिग्री बन रहा था। अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि इमेजिन आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स, लेट्स सपोज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर को आ रहा है। तो अब आप देख लें कि इनके दरमियान में एंगल थीटा कितना बन रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन, जिधर को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। जैसे ये मार्कर है, इस पे मेरे हाथ की फोर्स इधर को लग रही है, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो बैकवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो वर्क है वो आपके पास नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्क डन F डॉट D, एफ डी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। थीटा की जगह 180 डिग्री पुट किया एंड कॉज 180 कितना होता है? -1। तो वर्क डन आपके पास इक्वल होगा -FD के। और याद रखिएगा ये भी मैक्सिमम वर्क है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड देखें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये भी आपके पास मैक्सिमम वर्क है, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम वर्क है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसकी अगेन FD के इक्वल होगी। ये भी आपके पास मैक्सिमम वर्क। अब जो थर्ड केस है वो 0 वर्क का है। 0 वर्क कब मिलेगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इमेजिन आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लेट्स सपोज इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये इस पे फोर्स ये वेट है, वैसे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो ये देखें, ये दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो वर्क होगा वो क्या होना है देख लेते हैं हम। तो वर्क डन देखें इज वर्क इक्वल है FD कॉज ऑफ थीटा के। इन थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे? FD कॉज ऑफ 90 एंड cos 90 कितना होता है? cos 90 0, तो FD इंटू 0,
तो ये वर्क इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये आपको 0 वर्क देगा जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास 90 डिग्री का होगा। अब ये कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? इमेजिन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डस्टर है मेरे हाथ में, और इस डस्टर पर मैं एक फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो ये इधर को मूव कर रहा है, लेकिन अगर इसका वेट देखा जाए तो वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो ग्रेविटेशनल वेट है या ग्रेविटेशनल पुल है वो इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे जो वर्क है वो 0 है। देखें ग्रेविटेशनल पुल ऐसे नीचे लग रहा है एंड फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे वर्क क्या है, 0 है। बाकी इधर मेरे जो हाथ की फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे वर्क होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वर्क क्या है, 0 है। इमेजिन अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के आगे की तरफ ऐसे वॉक कर रहा हूं, देन जो वेट की वजह से वर्क है वो आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। कीप इन माइंड। नेक्स्ट आपके पास जो केस है वो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का है। वर्क कब पॉजिटिव होगा ये बात मैं यहां पे लिख लेता हूं। वर्क विल बी पॉजिटिव if theta is greater than or equal to 0 degree and less than 90 degree. Angle between force and displacement 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए, 90 से लेस हो देन आपके पास जो एंगल 90 से लेस होगा देन आपके पास वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंगल 0 से 90 के दरमियान में रहेगा, 0 इंक्लूडेड है। 0 पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, तो वर्क क्या होगा आपके पास, 0 से 90 तक पॉजिटिव वर्क मिलेगा। कोई भी आप एंगल की वैल्यू ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 90 नहीं ले सकते, 90 से लेस कोई भी एंगल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 89 का एंगल ले लें, वहां पे भी वर्क आपके पास पॉजिटिव होगा, लेकिन एग्जैक्टली 90 पे वर्क 0 हो जाता है। 0 इज न्यूट्रल, ना कि पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है। फिर नेगेटिव वर्क कब मिलेगा आपको, ये बात मैं यहां पे लिख लेता हूं। वर्क विल बी नेगेटिव इफ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 से ज्यादा होनी चाहिए और 180 से लेसर होनी चाहिए। इस रीजन के अंदर कॉस नेगेटिव रहता है, तो इसकी वजह से वर्क भी नेगेटिव रहेगा। जब एंगल 90 से बड़ा हो, यहां पे देखें 90 इंक्लूडेड नहीं है और 180 इंक्लूडेड है, क्योंकि cos 180 पे आपके पास नेगेटिव वर्क मिलता है। ठीक है, 90 से लेकर 180 के दरमियान में जो भी एंगल आएगा, इवन 180 इज आल्सो इंक्लूडेड, तो आपके पास उस रीजन के अंदर वर्क क्या रहना है, पॉजिटिव नेगेटिव रहना है। तो अभी हमने केसेस देखे। सबसे पहला जो केस था वो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क का था। वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। वर्क मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब एंगल 90 डिग्री का होगा। 0 वर्क कब मिलेगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो वर्क आपके पास 0 मिलेगा। फिर पॉजिटिव वर्क, जनरल बात है कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री हो। इस रीजन के अंदर आपके पास वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव वर्क कब मिलेगा, जब आपके पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो वहां पे आपके पास वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फोर्स की यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होती हैं। तो उसके लिए मुझे ये बोर्ड एक दफा फिर रेज करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क की। वर्क की डायमेंशंस क्या होंगी, जरा हम यहां पे देख लेते हैं जी। तो देखें, हमें पता है कि वर्क इक्वल होता है वर्क इक्वल है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। अब कॉज ऑफ थीटा तो एक प्योर नंबर है, इसके तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L की इक्वल होगी। तो यहां से जो वर्क की डायमेंशन आती है, वर्क की डायमेंशन वो हम लिख सकते हैं m L इंटू L स्क्वायर t पावर -2, ये डायमेंशन आ जाती हैं वर्क की। इसके बाद हमने बात करनी है यूनिट्स ऑफ वर्क की।
कि वर्क की यूनिट्स क्या होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट्स, फिर हम बात कर लेंगे इसकी नॉन एसआई या अदर यूनिट्स की। तो याद रखिएगा जो वर्क की एसआई यूनिट्स हैं वो है जी जूल्स। वर्क की एसआई यूनिट्स क्या है? जूल। कुछ लोग इसको जाउल भी पढ़ते हैं, जूल भी पढ़ सकते हैं, जाउल भी, एज यू विश, जो आप कहना चाहें। तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या है? जूल है। और जूल का जो जे है ये हमेशा, अगर आप फुल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। अगर आप इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं तो ये साइन टेस्ट का नाम बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक ही अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन जे कैपिटल होगा। जे की जो सिंबल है वो आपके पास कैपिटल जे होगी, जो जाउल की सिंबल है। अब देखिए 1 जाउल क्यों होता है देख लेते हैं जी। वर्क आपके पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा होगा और मैक्सिमम वर्क या कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे आपको एक प्योर नंबर देता है तो इसको आप इग्नोर कर दें। तो ये इक्वल होगा एफ इंटू डी। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स मीटर होती है। तो इसकी जो यूनिट न्यूटन मीटर है ये असल में 1 जाउल की इक्वल होती है। जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे और उसकी वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो देन आपके पास जो वर्क होता है वो 1 जाउल कहलाता है। यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन भी लिख ली है। 1 joule is amount of work when a force of 1 Newton is applied to an object causing it to move by a displacement of 1 meter। जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट क्या करे? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, देन वहां पे जो उस पे वर्क हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? 1 जूल या 1 जाउल कहलाएगा। ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। अगर आप इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखें डायमेंशंस लिखी हैं, डायमेंशंस हमेशा बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में होती है। अगर आप इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं ये 1 जाउल इक्वल होता है एम मास है, तो मास की जगह आ जाएगा आपके पास किलोग्राम। एल लेंथ है, लेंथ की जगह मीटर स्क्वायर एंड सेकंड पावर -2। तो ये इसकी बेस यूनिट्स के फॉर्म में आपने जूल को या जाउल को लिखा है। अब इसकी दूसरी जो यूनिट्स होती हैं उनको मैंने यहाँ पे अदर यूनिट्स की हेडिंग से लिखा है। पहली यूनिट है हमारे पास अर्ग। वर्क आपके पास, वर्क की जो नॉन एसआई यूनिट्स हैं उसमें पहली जो यूनिट है वो है आपके पास अर्ग। अर्ग याद रखिएगा ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट्स है। सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। जब आप लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, इससे जो सिस्टम बनता है उसको आप क्या कहते हैं जी? सीजीएस सिस्टम। एंड सीजीएस सिस्टम में जो वर्क की यूनिट्स हैं वो आपके पास क्या है? अर्ग है। और अर्ग और जाउल का रिलेशन क्या है? तो याद रखिएगा 1 जाउल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग के। 1 जाउल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग्स के। तो ये इसकी कन्वर्जन है। अगर एमसीक्यू में कोई आपसे पूछे देन आपको ये पता होना चाहिए। ये कौन सी यूनिट्स के अंदर होता है? सीजीएस सिस्टम में। और 1 जाउल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग्स के। नेक्स्ट जो यूनिट है आपके पास फुट पाउंड। जो वर्क की दूसरी यूनिट है वो फुट पाउंड है। और फुट पाउंड याद रखिएगा इंग्लिश यूनिट सिस्टम या ब्रिटिश यूनिट सिस्टम के अंदर वर्क की यूनिट है। और फुट पाउंड की ये सिंबल है FT और LB स्टैंड्स फॉर पाउंड। FT फीट और LB स्टैंड्स फॉर पाउंड। तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी इसको कहते हैं जी। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? फुट पाउंड होती है किस चीज की? वर्क की। और वर्क एंड एनर्जी की यूनिट सेम रहते हैं। याद रखिएगा जो यूनिट्स वर्क के हैं सेम यही यूनिट्स एनर्जीज के भी हो सकते हैं। तो फुट पाउंड सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो आपके पास फुट पाउंड होगी। और याद रखिएगा 1 जाउल जो है ये इक्वल होता है 0.7376 फुट पाउंड्स के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी है। किलोवाट आवर यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी है। और ये जनरली एमसीक्यूज में फेडरल बोर्ड में कई दफा पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर कितने जाउल्स के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा किलोवाट आवर किस चीज की यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। जनरली जो आपके पास
इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको आप किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। जैसे आपके बिजली का जो बिल होता है उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है कि आपने इस महीने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए, वो एक जो यूनिट होता है वो असल में 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। और 1 किलोवाट आवर को अगर आप जाउल में कन्वर्ट करें तो 3.6 10⁶ जाउल के इक्वल होता है। और 10⁶ को आप मेगा कहते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 3.6 मेगा जाउल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल के। ये किस चीज की यूनिट है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर वर्क एंड एनर्जी की यूनिट है और जनरली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको किलोवाट आवर्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अगेन वर्क एनर्जी की यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर यूज की जाती है फॉर स्मॉलर एनर्जीज या फॉर स्मॉलर मैसेज के कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी को बताने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे यूज की जाती है? याद रखिएगा पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 10⁻19 जाउल के इक्वल होती है। जनरली ये कहाँ पे यूज होती है? पार्टिकल फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में स्मॉल एनर्जीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। लास्ट जो यूनिट है हमारे पास वो है जी कैलोरी। कैलोरी इज अगेन एनर्जी की या फिर वर्क एनर्जी की यूनिट है और ये जनरली थर्मोडायनेमिक्स में यूज की जाती है फॉर एनर्जी मेजरमेंट या फिर फॉर वर्क मेजरमेंट यूज की जाती है। और याद रखिएगा इसकी कन्वर्जन क्या है? 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.184 जाउल के इक्वल होती है। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट भी होती है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी अगेन यू नो कि किलो इज किलो आपके पास क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो आप इसके साथ जस्ट 1000 का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे अगर आप किलो लिखते हैं तो यहाँ पे इस साइड पे भी क्या होना चाहिए? किलो जाउल होना चाहिए। तो ये भी आपके पास यूनिट्स हो जाएंगे। देखें 1 किलो कैलोरी इक्वल होगी 4.184 और यहाँ पे भी आप या तो किलो लिखें या फिर 10⁻³ जाउल के इक्वल हो जाएगी 1 किलो कैलोरी। तो अब समरी क्या है आपके पास? SI यूनिट्स वर्क की होती हैं जाउल और 1 जाउल क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है 1 जाउल, द अमाउंट ऑफ वर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड on an object which causes object move by distance of 1 मीटर, कि वो उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव करे तो वहां पे जो वर्क होगा वो 1 जाउल कहलाएगा। इसकी जो दूसरी यूनिट्स है नॉन SI यूनिट्स, सबसे पहले आपके पास अर्ग है। 1 अर्ग इक्वल होती है 1 जाउल इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग्स के। इसके बाद जो फुट पाउंड यूनिट सिस्टम है, दूसरी इसकी जो यूनिट है वो आपके पास फुट पाउंड है। फुट पाउंड इंग्लिश सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है और 1 जाउल इक्वल होता है 0.7376 फुट पाउंड के इक्वल होता है। ये दूसरी आपके पास यूनिट आ गई। तीसरी यूनिट किलोवाट आवर है और 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल के। और चौथी यूनिट आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.602 10⁻19 जाउल के। लास्ट में जो यूनिट है वो आपके पास कैलोरी या किलो कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जाउल के या फिर 1 किलो कैलोरी इक्वल होता है 4.184 10⁻³ जाउल के। होप सो आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा और आपको ये समझ भी आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आ रही है तो आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।